ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने थोड़े बहुत फीचर्स देख लिए थे पार्टनरशिप के, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं। तो द फर्स्ट वन वाज द फॉर्मेशन। तो पार्टनरशिप जो है एक लीगल तरीके से अपन को फॉर्म करना पड़ता है। फॉर दैट वी हैव टू फॉर्म द पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। और एक डीड बनती है और लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, कुछ सर्टेन टर्म्स पे वो लोग एग्री करते हैं। दिस इज हाउ दे कैरी आउट देयर बिजनेस, ठीक है। एंड बेसिकली दे शेयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, जो भी रहता है सब लोग सारी चीजें स्पेसिफाइड रहती है कि कितना प्रॉफिट वो शेयर करने वाले हैं, कितना लॉस अगर होता है तो शेयर करेंगे, कितना कैपिटल लेके आ रहे हैं। और मान लीजिए कि कल से कुछ दिक्कत हो जाती है, सो दे हैव अ डीड टू प्रूव एनीथिंग, और फिर वहां से चीजें ठीक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो देखा था वो था लाइबिलिटी का। तो लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। तो जरूरी नहीं है, जैसे कि हम लोगों ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन जब देखी थी तो उसमें देखा था कि अगर एक पार्टनर भी कुछ कर लेता है तो वो सबके बिहाफ पे ही होता है। सो द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, इसका मतलब क्या है? कभी भी ऐसा आता है, कभी भी ऐसा सुनते हो कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। इसका मतलब कि इफ यू दे वांट टू पे बैक देयर डेट्स, तो हो सकता है कि अगर ज्यादा लॉस हो जाता है तो उनको अपने पर्सनल असेट भी बेच के पैसा जो है वो सामने वाले को देना पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सनल असेट भी यहाँ पर दाव पे लग जाता है अगर आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड है तो। फिर उसके बाद में रिस्क बियरिंग भी देखने के लिए मिला है। तो देखो, रिस्क तो होगा ही सही डेफिनेटली, क्योंकि आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो। तो किस रेशियो में आप रिस्क बियर करोगे वो भी स्पेसिफाइड रहता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, ठीक है। तो रिस्क बियरिंग मतलब लॉसेस का ही होता है कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कभी लॉस हो जाता है तो किस रेशियो में आप लॉस को शेयर करने वाले हैं वो भी प्री डिफाइंड होता है। डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर करेगा दूसरा पार्टनर नहीं करेगा। अगेन इफ दे आर दी एक्टिव पार्टनर्स, ठीक है, अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं। डॉर्मेंट पार्टनर होता है, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं। तो उस पे नहीं जाएंगे अभी अपन एकदम नॉर्मल एक्टिव पार्टनर्स की बात करेंगे। तो एक्टिव पार्टनर्स जब होते हैं, सो ऑल द पार्टनर्स हैव राइट टू टेक द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म and they may specify the work area of each partner in the partnership deed also। तो वो लोग डीड में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है तो वो ये वाला पार्टनर देखेगा बिजनेस का, ये सेक्शन है तो ये पार्टनर देखेगा। तो फिर वो फिक्स हो जाता है। ही कैन नॉट जस्ट जंप ओवर देयर स्पेसिफाइड एरिया इनटू द अनदर पार्टनर्स एरिया, एंड वहां पर वो अपनी नहीं चला सकता है जो एरिया स्पेसिफाइड डीड के अंदर है। और डीड में अगर कुछ चीज स्पेसिफाइड नहीं है तो पूरा बिजनेस जो है वो वहां पर ओवरलुक कर सकता है, ठीक है। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय वन और टू पार्टनर, वेयर इज फॉर क्रूशियल डिसीजन और द पार्टनर आर कंसल्टेड। तो अब मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है या फिर बिजनेस को आगे लेके जाना है या फिर कुछ फंडिंग देनी है, तो ये कुछ क्रूशियल डिसीजंस होते हैं। तो ये एक या दो पार्टनर बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर चार पार्टनर्स की टीम है जो कि एक बिजनेस को रन कर रही है, तो चारों पार्टनर्स का वहां पर कंसेंट होना काफी ज्यादा नेसेसरी होता है। कंसेंट है तो फिर डेफिनेटली यू कैन मूव अहेड, लेकिन आप कोई एक पर्टिकुलर जो पार्टनर है वो इस पर डिसीजन नहीं ले सकता है, वो गलत होगा। कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी में हम लोगों को बेनिफिट देखने के लिए मिला है इसके अंदर। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी तरीके से, या रिटायरमेंट हो जाता है, या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, या फिर मेंटल इलनेस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो बिजनेस जो है वो बंद नहीं पड़ जाता है। पार्टनरशिप फर्म्स कंटिन्यू स्टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू। देखो, कंसेंट सबका था खोलने के लिए, तो कोई एक जना जो है वो उसको बंद नहीं कर सकता है। जैसे चार पार्टनर है, एक जना अगर बोलेगा कि नहीं अब इस बिजनेस को बंद कर दीजिए, अब इसको कैरी आउट नहीं करेंगे, तो बिजनेस उसके बोलने से बंद नहीं हो जाएगा। चार जनों ने मिलके हाँ बोली थी, तो चार जने जब वापस से मना करेंगे तभी बिजनेस है वो बंद होने वाला है। एक के मना करने से या फिर एक के मर जाने से या फिर इंसॉल्वेंट हो जाने की वजह से बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू, अगर रिमेनिंग पार्टनर एग्री करते हैं तो। अब जैसे मान लीजिए कि एक पार्टनर मर जाता है या फिर रिटायर हो जाता है बिजनेस से, तो बाकी के तीन पार्टनर समझते हैं कि ये बिजनेस काफी अच्छा है एंड वी कैन टेक इट फर्दर टू द नेक्स्ट हाइट,
सो दे कैन कंटिन्यू, लीगल तरीके से उसको कंटिन्यू करा जा सकता है। और लेकिन क्या है कि आउटगोइंग पार्टनर का जितना भी क्लेम है उसको सेटल करना पड़ेगा, कि अगर कुछ प्रॉफिट उसको देना बाकी है तो उसको सारा प्रॉफिट आप दे दीजिए, या उसे कुछ लेना बाकी है तो उससे ले लीजिए, जो भी चीज है उसका पूरा अकाउंट सेटल करके यू कैन कंटिन्यू विथ योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। दिस इज द पॉलिसी ऑफ द कंटिन्यूटी। सो वी हैव सीन दैट कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इतनी अच्छी कंटिन्यूटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। सोल प्रोप्राइटर में क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए एक ही ओनर है बिजनेस का वहां पर, तो अगर मान लीजिए कि वहां पर इंसॉल्वेंसी या फिर डेथ हो जाती है, अगर हो जाती है, तो यू कैन नॉट कैरी ऑन द बिजनेस। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, देखो अब ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को आप अपना पार्टनर बना के चल सकते हैं, एक सर्टन लिमिट है। अब वो लिमिट हम लोग देख लेते हैं कितना है। द मिनिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फॉर्म आर 2। तो ये तो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि कम से कम 2 जने तो होने चाहिए, मैं अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता हूं। एंड मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज 100। तो ज्यादा से ज्यादा 100 पार्टनर बना सकते हो 464 सेक्शन के अकॉर्डिंग, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 का बोलता है, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद में गवर्नमेंट का भी डिसीजन होता है कि कितने अपन लेके जा सकते हैं। एंड एज प्रेजेंट एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014, द मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट इज 50। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट क्या बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा आप 100 कर सकते हो, बट फिर भी गवर्नमेंट का वहां पर एक कंसेंट होना चाहिए कि इतने हैं। तो गवर्नमेंट ने एक अपना जो रूल 10 है कंपनीज एक्ट 2014 का, उसके अकॉर्डिंग अभी जो सीलिंग लिमिट लगा रखी है 50 की लगा रखी है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा के 60, 70, 80, 90, 100 तक लेके जा सकती है, लेकिन अभी मैक्सिमम आप कितने पार्टनर रख सकते हैं, 50 रख सकते हैं, और मिनिमम जो है आप 2 पार्टनर रख सकते हैं। ठीक है, अब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या चीज होती है। सो एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड द एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर। तो ये बात हम लोगों ने कल भी देखी थी कि म्यूचुअल एजेंसी मानी जाती है। म्यूचुअल मतलब पता है क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, कि अगर मान लीजिए कि 4 पार्टनर्स हैं और उसमें से मैं भी एक पार्टनर हूं उस टीम का, अगर मैं एक दूसरी फर्म के साथ में एग्रीमेंट कर लेता हूं, तो क्या माना जाएगा कि मैं बाकी के सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे वो कर रहा हूं। यही माना जाता है कि उन सबसे मैंने कंसेंट लिया है और कंसर्न भी करा है, और उसके बाद में आगे जाके उसको मैं जो है फाइनल शेप दे रहा हूँ, ठीक है, उस पॉलिसी को। एंड दिस इज हाउ आई एम फॉर्मिंग द न्यू पॉलिसी विद अनदर बिजनेस। तो एक म्यूचुअल एजेंसी वहां पर क्रिएट हो जाती है, भले आपने बोला हो या नहीं बोला हो। तो वो जो मेंबर है, सामने वाली जो पार्टी है जो मेरे साथ एग्रीमेंट में आ रही है, इज नॉट गोइंग टू चेक द बैकग्राउंड। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बाकी के 3 पार्टनर से भी कंसेंट ले या फिर कंसल्ट करे कि क्या है। फाइनली ही इज गोइंग टू कि हाँ भैया इसने सबसे कर लिया होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है। So each partner is entitled to take part in the management and enter into the contract with the outsider, and the contract signed by one partner is binding on the other partners. And the partnership business can be carried out on by all the partners or by any of them acting on behalf of the others. So that's very important point again from the examination point of view also, and for the understanding of the topic, कि आपका म्यूचुअल यहाँ पर एजेंसी रिलेशनशिप जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है, और माना जाता है कि कोई भी एक पार्टनर अगर कुछ कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो बाकी सारे पार्टनर के कंसेंट के बिहाफ पे ही कर रहा होगा। अब मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप की बात करेंगे, तो देखो एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप के। तो दैट इज अगेन इजी टू फॉर्म, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत वहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए रहती है, उसके बाद में हो जाता है पार्टनरशिप एक्ट। क्योंकि जब आप पार्टनरशिप डीड बनवा रहे होते हो, ध्यान रखना, सो इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। देखो लीगल फॉर्मेलिटीज कब नहीं चाहिए, जब आप पार्टनरशिप डीड में नहीं जा रहे हो, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप डीड बनवाते हैं तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए रहती है। ठीक है, तो इन लोगों ने अपने खुद के पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। तो ये थोड़ा सा देख लेना। नाउ इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। तो अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा रहे हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो माना जाएगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1956 के 1932 के अकॉर्डिंग ही आप वहां पर वर्क कर रहे हैं।
चलिए, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, तो वहां पर सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, और सब अपनी स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वहां पर बताते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए बिजनेस में, क्या नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा रहता है, काफी अच्छा रहता है, क्योंकि एक इंसान किसी चीज को किस नजरिए से देखता है, हो सकता है कि जो नेक्स्ट आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है कि कोई अच्छा पर्सपेक्टिव आपको लाके दे, जो बिजनेस को ज्यादा हाइट्स पे लेके जाए। अब वो चीज आप नहीं देख पा रहे हो किसी सर्टन पॉइंट पे, उसके पास में ज्यादा स्किल या नॉलेज हो। अब दैट इज नॉट पॉसिबल इन द सोल प्रोप्राइटर। इफ यू कंपेयर, सोल प्रोप्राइटर में तो बस आप है और आपका दिमाग है, तो उसके अंदर हो सकता है कि आप इसको मिस आउट कर जाएं। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेफिनेटली बड़े रहते हैं। कैसे बड़े रहते हैं? अब दो जने या दो से ज्यादा जने जब आते हैं बिजनेस करने के लिए, जैसे खाली हाथ तो आते नहीं है, दे ब्रिंग इन द कैपिटल, एंड दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द पार्टनरशिप, कि वो या तो टेक्निकल चीजें लेके आए, ठीक है, स्किल्स प्रोवाइड करें, कुछ तो प्रोवाइड करें जो कि बिजनेस को अच्छा बनाएगा। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं कि आगे तक जाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी पार्टनर आता है तो माना यही जाता है कि कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके ही आएगा। ओके, तो ये ज्यादा बेटर रहता है एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। रिस्क भी शेयर हो जाती है। देखो, अब इसमें सबसे बढ़िया क्या रहता है पार्टनरशिप में, कि मान लीजिए कि मेरे को 10 लाख का लॉस हो जाता है। अब मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर है वापस से, तो 10 लाख कौन देगा? पूरे के पूरे मैं दूंगा। अब मान लीजिए 4 पार्टनर है, तो अब मेरी रिस्क कितनी हुई? 2.5 लाख रुपए की हुई। तो जहां मेरे को 10 लाख रुपए वापस से रिपे करने थे, अब मेरे को 2.5 लाख रुपए ही रिपे करने। तो कितना ज्यादा वहां पर आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। बट वापिस से प्रॉफिट का रेशियो भी उतना ही मिलेगा, प्रॉफिट वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज दे शेयर द रिस्क इन द सेम रेशियो एज दे शेयर द प्रॉफिट। ठीक है, जिस रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हो उसी में आपको लॉस भी शेयर करना है, तो प्रॉफिट भी आपको उतना ही मिलेगा। अगर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 2.5 लाख ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि उतना ही आप वापिस से लॉस को भी शेयर कर रहे हैं। सो द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट्स पार्टनर टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा रिस्क लेने में सोचा जा सकता है, क्योंकि देखो पर हेड जो रिस्क होता है वो काफी कम हो जाता है पार्टनरशिप के अंदर। तो एक आपको बोल सकते हो कि एक वापिस से यहाँ पर एडवांटेज रहता है। फिर उसके बाद में सिक्रेसी भी मेंटेन रहती है। सो द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट। सिक्रेसी कैसे? कि आपको अपने अकाउंट को पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप उसको प्राइवेट रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंपनीज जो है उनको पब्लिक करना पड़ता है, तो सिक्रेसी यहाँ पर काफी ज्यादा रहती है। On the other hand, all the activities of partnership firms are carried out by the partner. Only they take all the major decisions, so there is no chances of leakage of trade secrets. तो जब तक आपका पार्टनर नॉटी ना हो तब तक तो डेफिनेटली आपके ट्रेड के सीक्रेट्स बाहर नहीं जाएंगे। पार्टनर्स हैं तो समझते हैं बिजनेस में रिस्क हमेशा रहती है, सो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू रिवील द सीक्रेट्स ऑफ ए बिजनेस टू थर्ड पार्टी, और सीक्रेसी इस तरीके से यहाँ पर मेंटेन रहती है। चलिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यही अगर डिसएडवांटेजेस देखने होंगे हमको पार्टनरशिप के, तो क्या होते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड रहती है। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है तो उससे क्या होगा कि आपके पर्सनल असेट पे भी क्लेम करा जा सकता है। ठीक है, सामने वाला जिसको पैसे रिकवर करवाना है आपसे, तो बिजनेस के असेट सारे सेल करने के बाद भी आप उसको पे बैक नहीं कर पा रहे, सो व्हाट विल बी द थिंग, कि वो आपके पर्सनल असेट पे जाके कोर्ट में क्लेम कर सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी बेच के मेरे को अपना पैसा वापस से चाहिए। तो इट कैन बी डन, सो दैट्स अ डिसएडवांटेज। एंड द सेम थिंग इज इन द यू कैन से सोल प्रोप्राइटरशिप आल्सो। उसके बाद में रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, because there are restrictions of numbers of partner, hence contribution in terms of capital investment is not sufficient for large scale enterprise। ठीक है, अब ये बात आपको याद रहना चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि जो पार्टनरशिप होती है दैट इज सोलली फॉर द बेसिस ऑफ स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल। लार्ज स्केल के लिए पार्टनरशिप जो है वो इतना वेरिफिकेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे इन लोगों ने सीलिंग लिमिट लगा रखी है कि इससे ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं। अब ये आपकी ड्यूटी है, मेरे को आप कल ये सारी चीजें बताओगे कि ऐसा क्यों होता है, सीलिंग लिमिट क्यों लगा रखी है। अरे भैया, कितने भी पार्टनर बनाएंगे हमारे बिजनेस में अच्छा होने वाला है, उससे आपको क्यों दिक्कत हो रही है। गवर्नमेंट को तो अच्छा है ना, ज्यादा टैक्स मिलेगा, ज्यादा बिजनेस होगा तो ज्यादा टैक्स मिलने वाला है, तो गवर्नमेंट को क्या दिक्कत आ रही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है इफ आई मेक दी मोर पार्टनर्स मोर देन 50। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा सोच के या फिर थोड़ा सा रिसर्च करके मेरे को बताना। नाउ एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड साइज। तो एक साइज स्पेसिफाइड रहती है,
उसके बियॉन्ड क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिली है कि रिसोर्सेज आपके हमेशा लिमिटेड रहते हैं क्योंकि एक सेलिंग लिमिट वहां पर लगा दी गई है। एक आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, अब ये सबसे बड़ा कोई भी आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि बिजनेस अगर मेरे को पार्टनरशिप में कैरी आउट करना है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो 10 में से 6 लोग यही बोलेंगे कि देख आगे जाके हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए और वहां पर बिजनेस दिक्कत दे जाता है। ठीक है, तो ये एक मेजर माना जाता है कि अब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट हो जाता है। आप है, आपका सोचने का तरीका अलग है, आप समझते हैं कि अगर इस वे से जाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, आपका पार्टनर समझ रहा है कि उस वे से जाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब आपने बोल दिया कि नहीं भैया इसी वे से जाना पड़ेगा क्योंकि इससे ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, मैंने 4 बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ रखी है। आपका पार्टनर बोल रहा है कि नहीं तूने भले बुक्स ज्यादा पढ़ी होगी, मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा है, उस वे से जाएंगे। अब यहां पर हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट में अगर रिजिड एटीट्यूड आ गया कि नहीं भाई, एटीट्यूड वाली बात आ गई कि नहीं 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 मेरी बात ही है, जो भी है, जो सत्य वचन है वो मेरा ही है, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर वहां पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होके फिर पार्टनरशिप टूटने का डर आ जाता है, बिजनेस आगे जो है वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो देखो ऊपर क्या बोल रखा था उन लोगों ने कि ये कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखता है। मान लीजिए कि एक पार्टनर मर भी जाता है तो बाकी के जो पार्टनर्स है उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। बट वापस से इसी पॉइंट को इन लोगों ने जस्टिफाई करने के लिए लैक ऑफ कंटिन्यूटी को कैसे यूज करा है, ध्यान से देखना। The existing of partnership firm gets affected by the death, insolvency, or incapacity of any one partner. Even a partner can demand dissolution of the firm anytime he desires so. तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से आप नहीं लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। अब वापस से क्या है कि सबका डिसीजन वहां पर, अब एक यहाँ पर क्या बोल रखा है कि दे कैन डिमांड, मतलब क्या है कि अगर एक पार्टनर डिमांड करता है, अब देखो डिमांड करना मतलब ये तो नहीं है कि उसको रेटिफाई कर दिया जाएगा बाय ऑल द पार्टनर, तो इसका मतलब लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो जाएगी। एक पार्टनर की डिमांड से वहां पर बिजनेस का डिसोल्यूशन नहीं होने वाला है। डिसोल्यूशन मतलब होता है बंद कर देना, सारी चीजें खत्म। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी कंफ्यूजिंग हो सकता है। जब आप इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से जस्टिफाई कर पाओ अपने आंसर में तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोई भी एक पार्टनर डिमांड कर सकता है डिसोल्यूशन की, तो बिजनेस बंद हो सकता है उस केस में। तो लेक ऑफ कंटिन्यूटी का थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को डर देखने के लिए मिला है पार्टनरशिप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो लोगों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है पार्टनरशिप के उस पे, बिकॉज द पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन पार्टनरशिप, क्योंकि वो अपने अकाउंट्स और एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिक नहीं करता है। अब इस बात को समझना कि अगर मैं किसी और से फंडिंग लेने जाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग द फंडिंग फ्रॉम कंपनी बाय कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, तो इन्वेस्ट तो सामने वाला पैसा तभी करेगा जब वो आपकी कंपनी के अकाउंट्स देखेगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया है। अब अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 यू डोंट हैव टू रिवील द अकाउंट्स ऑफ योर बिजनेस। आप चाहे तो रिवील करें, नहीं चाहे तो नहीं भी रिवील करेंगे तो चलेगा। तो उससे क्या होता है कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपकी उसके ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, क्योंकि हो सकता है आपने अपने अकाउंट्स तो रिवील नहीं करे अभी तक, ठीक है, नाम बड़ा हो सकता है लेकिन काम छोटे हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है। तो ट्रस्ट जो है वो इशू बन जाता है कभी डील अपन जब यहाँ पर मेजर डीलिंग होती है तब। ठीक है, अब रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब ये तो देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर एक पार्टनर झूठ बोल के किसी और पार्टनर के साथ में किसी और कंपनी के साथ में चले जाता है, वहां पर एग्रीमेंट कर लेता है, तो उसकी वजह से सारे पार्टनर्स को हो सकता है कि लॉस वहां पर सफर करना पड़े। तो ये तो मेजर डिसएडवांटेज पार्टनरशिप के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिला है। फोर्थ वाला पॉइंट मैंने बोला ना, फोर्थ वाला पॉइंट को थोड़ा सा ओवरलुक कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ कंटिन्यू, देखो यहाँ पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी बता रहा है और ऊपर क्या बता रहा है कि कंटिन्यूटी। तो जब तक चाहे वो कंटिन्यू कर सकते हैं लीगली, इट कम्स टू एन एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी one partner, even after retirement and death also the partnership firm can continue if all the remaining partners agree। तो ऊपर क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूटी अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सिनेरियो। तो प्रॉब्लम ये है कि अगेन आप उसको कैसे जस्टिफाई कर पाते, तो आप उसको ओवरलुक कर दीजिए। एग्जाम में अगर आता भी है कि आप बताइए कौन सा डिसएडवांटेज है, तो उसको कंटिन्यूटी वाले को रहने देना। फिर भी अगर आपको बताना है तो आप उसको कुछ इस तरीके से बता सकते हो कि एक पार्टनर डिमांड कर सकता है कि सारे जो है इस बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाए अब, तो वहां पर लैक ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी पे थोड़ा सा खतरा आ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो वैसे तो क्या होता है कि लीगली जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है ना,
किसी एक पार्टनर की, तो लीगली आपका बिजनेस तो खत्म हो जाता है, ठीक है, माना यही जाता है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाए उसी मूवमेंट पे कि नहीं हम तो बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप उसको डेफिनेटली लेके जा सकते हो। तो इसी पॉइंट को दो पर्सपेक्टिव है देखने के। पहला पर्सपेक्टिव क्या है कि लीगली जो है किसी एक पार्टनर के रिटायरमेंट और डेथ पे हो जाता है कि पार्टनरशिप खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन अगर सारे पार्टनर एग्री कर गए उसी मूवमेंट पे तो फिर वो चीज कंटिन्यू कर जाएगी। तो वो थोड़ी सी बात है। चार पार्टनर्स हैं, लेकिन आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप क्यों हटाना चाह रहे हैं। या तो वो पर्सन इनकेपेबल है किसी चीज को करने के लिए, या फिर बिजनेस को ज्यादा लॉस इनकर करवा रहा है और जानबूझ के चीजें करवा रहा है, तो बाकी के पार्टनर डेफिनेटली एग्री करके उस फोर्थ वाले पार्टनर को वहां से हटवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो इसको ऐसा समझो कि मतलब ऐसा नहीं है कि इतना इजी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि चार पार्टनर्स हैं तो एक थोड़ा सा मान लीजिए कि काम ढंग से नहीं कर रहा है तो बाकी के तीन ने मेजोरिटी बनाई और उसको बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्रूव अ पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि ये सारी चीजें लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है ना, तो आप ऐसे बैठ के ऐसा मेजोरिटी का डिसीजन लेकर उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो एग्रीमेंट के थ्रू बिजनेस के अंदर आया है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों अपन कैसे मतलब एक पार्टनर को निकाल सकते हैं क्या उसके अंदर। तो देखना, मेजोरिटी के थ्रू आप उसको नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि चीजें क्या है आपने लेकिन हाँ एग्रीमेंट में आपने अगर कोई चीज लिख रखी है कि मान लीजिए कि कोई, देखो एग्रीमेंट में सारी चीजें क्लियर होती है। एग्रीमेंट मतलब वही डीप कि मान लीजिए कि ये पार्टनर अगर इस फॉर्म को इतना लॉस करा देता है, या फिर ये इतने टाइम तक एक्टिव नहीं रहता है, या रिस्पॉन्ड नहीं करता है, या कोई भी चीज है, पार्टनरशिप डीड में सारी चीजें स्पेसिफाइड रहती है। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको इस पर्टिकुलर बिजनेस से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए वो सेम चीज कर देता है आने वाले टाइम में बिजनेस के अंदर, तो फिर तो अपने पास में एक वैलिड पॉइंट है उसको निकालने के लिए। और कोई अगर अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हो कि अनलॉफुल एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है, सो वी वांट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर पार्टनर फ्रॉम आवर पार्टनरशिप फर्म, तो वहां से उसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप उसको रातों रात एकदम से हटा सकते हो किसी भी पॉइंट पे, ऐसा नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि फिर वो खतरा तो आपके ऊपर भी होगा है ना, कि आपको भी कोई हटा सकता है उसी पार्टनरशिप से। चलिए, डीमेरिट्स पे अपन वापस से आते हैं। तो यहाँ पर अब समझ में आ गया होगा। अब देखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म कौन कौन सी टाइप्स की होती है, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप होती है पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब आपको पता है ना क्या चीज होती है, कि आपने अपनी इच्छा से वहां पर पार्टनरशिप के अंदर एंटर करा है, एंड दैट्स फॉर द इनडेफिनेट पीरियड। हमको नहीं पता है, क्योंकि देखो आज अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो तो आप को पता थोड़ी नहीं है कि आपका बिजनेस अगर अच्छा चल जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा तो लंबे टाइम तक चलेगा, और नहीं होगा तो छोटे टाइम तक रहेगा। तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। So this type of partnership exists at the will of the partner and comes to an end whenever partner desires so। तो जब पार्टनर्स बोलते हैं ना सब मिलके बैठ के कि हाँ चलिए आज से बिजनेस बंद, तो वो सारी चीजें बंद हो जाती है। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। तो अगर कोई एक पार्टनर जो है वहां पर डिसोल्यूशन का नोटिस अगर दे देता है, तो आफ्टर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सो डेफिनेटली वहां पर जो पार्टनरशिप है वो देखने के लिए मिलेगा कि खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप भी होती है इसके अंदर, कि आप जब पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो आप स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही करते हो। आपने बोल दिया कि 5 साल के लिए हम लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, तो जिस दिन 5 साल खत्म होंगे आपकी पार्टनरशिप जो है वहां पर ही टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। फिर एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो अब समझते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। तो देखो पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब वो पार्टनरशिप होती है जो किसी एक काम को करने के लिए बनी होती है, ठीक है। अब आपने वो काम अगर खत्म कर लिया तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो अपने आप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। समझते हैं। विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर और एनी थिंग। ठीक है, कोई भी अगर आपको टास्क दिया है, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया है तो आपकी पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग हैं, दे जॉइंटली गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ ब्रिज। ठीक है, गवर्नमेंट से उनको मिला है, दो लोगों की एक मान लो पार्टनरशिप फर्म है और उनको एक ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट के थ्रू कि आपको एक ब्रिज, ये वाला ब्रिज बनाना है।
तो वो जैसे ही आते हैं साथ में एक ब्रिज मिलके बनाते हैं, तो जैसे ही ब्रिज बन के कंप्लीट हो जाता है तो उनकी पार्टनरशिप जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। फिर वापस से नया बिजनेस से अगर किसी नई पर्सन के कांटेक्ट में आप आते हो, फिर पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, फिर बिजनेस कैरी आउट करते हो, तो वो पर्टिकुलर काम होने के बाद में आपका बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, आपका पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाता है। 3 टाइप की पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप एट विल, फिर सेकंड हम लोगों को देखने के लिए मिला था पार्टनरशिप फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, और तीसरा था आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं पॉइंट पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि, तो देखो, अब अभी हम लोगों ने जो पार्टनरशिप के टाइप्स देखे थे, दे वर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था कि मान लीजिए कि विल है, इच्छा है, तो इच्छा के ऊपर जब तक इच्छा तब तक हम लोग चलाएंगे। फिर दूसरी बात क्या आई थी यहाँ पर कि मान लीजिए कि एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे आते तो वो हो गया। और तीसरा था कि काम पूरा होने पे आपका, मतलब तीनों टाइम फ्रेम पे था। अब जो है क्लासिफिकेशन वो बता रहा है कि लाइबिलिटी के बेसिस पे पार्टनरशिप का फॉर्मेशन। समझना लाइबिलिटी के बेसिस पे कैसा है। द पार्टनरशिप इन विच लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर इज अनलिमिटेड इज नोन एज जनरल पार्टनरशिप, व्हिच मींस इफ द एसेट ऑफ द फर्म आर नॉट इनफ देन द क्रेडिटर कैन सेटल देयर अकाउंट बाय हैविंग क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। देखो, जनरल पार्टनरशिप बोला जाता है इसको, रिमेंबर दिस वर्ड, जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप क्या होती है कि जितने भी मेंबर्स है सबकी पार्टनरशिप कैसी है, अनलिमिटेड, सबकी जो क्या बोलते हैं लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। तो वो एक जनरल पार्टनरशिप होती है कि मान लीजिए कि आने वाले टाइम में बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो जो आपसे पैसे लेने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो क्रेडिटर होता है, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है अगर जनरल पार्टनरशिप होती है तो। अब मान लीजिए कि एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन हुआ है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, आपने पहले से स्पेसिफाई कर दिया है कि मेरी इतनी ही लाइबिलिटी होने वाली है। समझते हैं कैसे। The partnership firm in which liability of all the partner except one partner is limited to the extent of their share in the partnership firm is known as the limited partnership. तो limited partnership क्या हुआ कि सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है, सारे जितने भी पार्टनर्स है सबकी लाइबिलिटी एक को छोड़ के लिमिटेड है, तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आ जाती है। मतलब समझना कि ये HUF जैसा आपको थोड़ा सा दिखेगा कि मेरी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है और बाकी मेरे जो 3 मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्म में आ जाती है। सो लिमिटेड पार्टनरशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनेक्टिंग लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो ये कब आया था? 2008 में प्रोविजन आया था, जिसके अंदर क्या होता है, एक देखो, एक किसी इंसान की आपको लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं, समझदार है इस चीज को, कि मान लीजिए 4 लोगों की टीम है और चारों नॉटी है काफी ज्यादा। तो उन लोगों ने क्या करा कि एक बिजनेस में कुछ इस तरीके की डील करी कि पैसा लोगों से काफी ज्यादा उन लोगों ने उधार ले रखा था, काफी ज्यादा लॉस हो गया। अब उन लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म कर रखी थी, अब सबकी एक लिमिटेड लाइबिलिटी थी, है ना। अगर सबकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती तो कैसा होता, उस तरीके से मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो अब बिजनेस को लॉस हो गया वहां पर, मान लीजिए कि 50 लाख रुपए का लॉस हो गया, 50 लाख रुपीज का। अब आपकी मैक्सिमम जो लाइबिलिटी थी वो सारे मेंबर की मिला के 10 लाख रुपए थी कि 10 लाख तक आप रीपे कर सकते हैं। अब आपने इतना सारा पैसा जिन लोगों का ले रखा था, जो अब 50 लाख का लॉस हो गया, तो आपको वापस लौटाने तो पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके खुद के तो पैसे नहीं है, आपने फंडिंग कराई थी किसी से। अब आपकी मैक्सिमम जो जारी है वो 10 लाख जारी है, लिमिट जो है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो बाकी के 40 लाख तो सामने वाले के खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा। तो एक पर्सन की हमेशा लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखी जाती है, बाकी सबके आप लिमिट कर सकते हो कि हाँ ये इतना पैसा देंगे। तो जिस पर्सन की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है वो बेचारा, अब ठीक है अगर मान लीजिए ज्यादा लॉस हो जाता है उस पर्टिकुलर बिजनेस को, तो उस एक इंसान की पर्सनल असेट पे आप क्लेम कर सकते हो, बाकी के पार्टनर्स की पर्सनल असेट पे आप क्लेम नहीं कर सकते हो। तो ये सबके एग्रीमेंट से होता है, ठीक है, सबके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे होता है। सब लोग जब डीड बनवाते हैं तो ये सारी चीजें लिखवाते हैं, तभी ये चीज होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन फीचर्स क्या दे रखा है, तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द अनलिमिटेड सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो देखो, द लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अनलिमिटेड, कम से कम एक पार्टनर की अनलिमिटेड होनी चाहिए। फिर द लाइबिलिटी ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स कैन बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द पार्टनरशिप फर्म। अब कितना कैपिटल लेके आए हो उतनी ही आपकी लाइबिलिटी बनने वाली है। मान लीजिए कि मैं एक बिजनेस में 10 लाख रुपए लेके एंटर हुआ रिलायंस इंडस्ट्री में,
है ना। अब मान लीजिए कि लॉस हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्री को, काफी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और मेरे को वापस से रीपे करना है, तो मेरा एक्सटेंड कितना होने वाला है, जितना मैंने कैपिटल कंट्रीब्यूट उसके अंदर करा था 10 लाख रुपए का करा है, तो 10 लाख से ज्यादा मेरे से कोई मांग ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं उतना ही कैपिटल लेके गया था। नेक्स्ट है द पार्टनर्स विथ लिमिटेड लाइबिलिटी आर कॉल्ड स्पेशल पार्टनर्स और लिमिटेड पार्टनर्स। तो उनका नाम भी थोड़ा सा स्पेशल पार्टनर है या फिर लिमिटेड पार्टनर्स कह सकते हो आप। नाउ द स्पेशल पार्टनर इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अब देखो स्पेशल पार्टनर है, तो स्पेशल पार्टनर है तो बेटा तू घर पे ही रुक, बिजनेस के मैनेजमेंट में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, क्योंकि देखो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब वो ऐसी बार बार मैनेजमेंट में इंटरफियर करके ऐसे एक्शन को मोटिवेट कर सकता है जो बिजनेस को ज्यादा लॉस करवा दे, समझ रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक लिमिटेड यहाँ पर उसका रोल रहता है कि बस तू कैपिटल लेके आ बिजनेस के अंदर, तू उतना ही प्रॉफिट कमा और तू उतना ही लॉस ले सकता है, दैट्स इट। बाकी देखो बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं करना है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। द स्पेशल पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि वो अपनी ही पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को देख सकता है। ठीक है, बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, जब हम आगे देखेंगे कि वो अपने अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर पाते खुद के अकाउंट्स को, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, स्पेशल पार्टनर अपने खुद की पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को देख सकता है। अब स्पेशल पार्टनर तो जब चाहे तब अपनी पार्टनरशिप फर्म को वहां से बाहर भी निकल सकता है, उसको कोई ऐसा बाउंड नहीं कर सकता है कि तू बाहर नहीं निकल सकता है, तो जा सकता है। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ स्पेशल पार्टनर डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब देखो अभी ऊपर हम लोगों ने कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे क्या देखा था कि अगर कोई नॉर्मल पार्टनर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है तो लीगली वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं कि हाँ भैया अब हम लोग जो है इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो वहां पर कैरी आउट हो जाती है। लेकिन लिमिटेड पार्टनर में ऐसा नहीं होता है। अब इसमें क्या होगा, आपका जो स्पेशल पार्टनर है अगर वो मर भी जाता है तो बिजनेस लीगल तरीके से एंड नहीं होता है, किसी पार्टनर का कंसेंट चाहिए नहीं चाहिए ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है, आप बिजनेस को नॉर्मली जो है वो कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वर सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।